इजी मैथ्स। आज हम सोल्व कर रहे हैं पिछले साल का अर्धवार्षिक का गणित का पेपर कक्षा 10 के लिए। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे 2024-25 का जो है अर्धवार्षिक का पिछले साल का पेपर है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर उस एग्ज़ाम का पिछले साल के पेपर अगर अपन सोल्व करते हैं तो उससे बहुत अच्छी अप्रोच मिलती है अपन को पेपर सोल्व करने के लिए। ठीक है, और मैथ्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो आपको ये पेपर देखकर समझ में आ जाएगा कि आपको पेपर जो है कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैथ्स का पेपर का सबसे फर्स्ट रूल ये है कि मैं तो यहाँ पे इस पेपर को जैसे सीक्वेंस दे रखा है वैसे सोल्व करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर ये जो पेपर है ये उल्टा स्टार्ट करना है, यानी कि जो सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, बड़े क्वेश्चंस। ठीक है ना, उनमें जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं वो पहले, फिर सेक्शन सी में जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको चलना है, बड़े क्वेश्चंस पहले करने हैं, छोटे क्वेश्चंस बाद में करने हैं, और जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो सारे आपको पहले करने हैं। आपको पूरा पेपर देख लेना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको सारे कर लेने हैं। उसके बाद सोचने वाले क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे। इससे आपका टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और टाइम बहुत आपका बचेगा। ठीक है ना, तो मैथ्स के पेपर के अंदर टाइम की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सजेशन था मेरी तरफ से। अब अपन ये जो है पेपर सोल्व करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज दे रखे अपन को, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 12, 15, 21 का एलसीएम क्या आएगा। अपन ने एलसीएम का मतलब लसअप है, लसअप निकालना अपन ने सीखा है। मैं यहाँ पे आपको पेपर पे करके दिखाऊँ। देखो आपको ऐसे करना है, 12, 15 और 21, इस तरह से आपको करना है। ठीक है ना, जो भी अपन ने लसअप सीखा, 2 का भाग लगा के इस तरह से अपन करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 420 आएगा। 12, 15 और 21 का लसअप क्या आएगा, 420। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके शून्य का आप बताइए। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये द्विघात समीकरण, इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर, बीच वाला पद है माइनस का 2x। दो संख्या सोचनी है अपन को, गुणा करने पर 8, जोड़ने घटाने पर 2। तो वो कौन कौन सी है, 4 और 2, 4 और 2। अब देखो यहाँ पे मुझे आंसर में माइनस चाहिए, मतलब बड़ी संख्या पे माइनस लगना चाहिए, और छोटी संख्या किसकी रहेगी, प्लस की। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, यहाँ पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ में एक्स लगा देंगे तो अपने पास दो गुणनखंड क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इस तरह से आ गए। यहाँ से x कॉमन ले लो आप। ठीक है ना, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x माइनस 4। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी बच गया x माइनस 4। अब एक बार अपने पास आ गया x प्लस 2 और एक बार आ गया x माइनस 4। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस का 4, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 4 जो है वो इस समीकरण के शून्य है। तो माइनस 2 प्लस 4 कहाँ पर, ये रहा ऑप्शन बी में है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 इसका हल बताइए। ठीक है ना, यानी x और y के क्या मान रखे अपन कि इसका आंसर जो है यहाँ पे 4 आना चाहिए और यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो देखो x की जगह अगर सबसे पहला ऑप्शन देखते अपन, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 रखें तो यहाँ पर 3 और 1 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4, और 3 और 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2। तो देखो इसका ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही है ना, ये इसके अंदर रखने पर ये संतुष्ट हो गया यहाँ पे। बाकी अपन रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 1 3 को 1, यानी कि x का मान 3 y का मान 1 जो है वो इस इन दोनों समीकरणों का क्या है, हल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। अब हमें मूलों की प्रकृति बतानी है यहाँ पे, और मूलों की प्रकृति के लिए अपन कौन सा विविक्त कर देखते हैं, उसका विविक्त कर देखते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर होता है। अब इस समीकरण में देखो b का मान है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a का मान यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और c का मान यहाँ पर है 4, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे समीकरण देखो अपन को दे रखी थी 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर राशि होती है वो c होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो b का मान 1 आ गया, a का मान 4 और c का मान भी क्या आ गया 4। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो 1 माइनस 32 क्या आ गया, माइनस का 31, और ये मान है 0 से छोटा। ठीक है ना, तो 0 से छोटा होता है तो तब क्या होते हैं समीकरण के मूल, देखो 3 तरह के होते हैं। जब 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, और जब 0 के बराबर होते हैं तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और सेम होते हैं जब 0 के बराबर होता है तो। ठीक है ना, और जब 0 से छोटा होता है तो समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि AP 3 7 11 इसका 10वां पद, यानी कि a 10 अपन को निकालना। तो देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या निकालना है,
A10 निकालना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 9D बनेगा इसका सूत्र। अब इसमें देखो AP क्या दे रही है, 3, 7 और 11। A का मान तो 3 है, D का मान क्या आएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो A का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो, और D का मान क्या है 4। 7 माइनस 3 4, या 11 माइनस 7 ये भी 4। ठीक है ना, तो A10 का मान यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, देखो 3 प्लस 9, 9 को 4 से गुणा किया तो 4 नाम 36 हो गया, और 36 और 3 कितने हो गया 39। तो इसका जो आंसर आएगा 39, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो, नेक्स्ट पेपर इसका ये आ गया है कि दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं जो है लंबवत है। तो लंबवत कौन कौन सी, देखो ये AB तो इसका कर्ण है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लंबवत है, AC और BC है ना। तो AC और BC इसकी भुजा क्या है लंबवत, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन बी जो है ब, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। ठीक है ना, तो देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे तो x के निर्देशांक आ जाएंगे, और y1 प्लस y2 बटे 2 ये y के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो इसमें बिंदु दे रखे अपन को 2,4। ठीक है, 2,4 और -2,-4। तो x1 का मान है 2 और x2 का है -2, y1 का है 4 और y2 का है -4। तो 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0, और 4 और -4 को जोड़ेंगे तो भी 0। तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे 0, यानी कि इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 0,0, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। tan 60 का मान, तो सारणी से आपको पता लगाना है tan 60 का मान क्या होता है। तो tan 60 का मान क्या होता है अपने पास, 45 का तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, और tan 60 का मान क्या होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है √3। 45 का मान 1 होता है ना। 30 का क्या होता है 1/√3, और tan 60 का क्या होता है √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब देखो इसके अंदर अपन क्या दे रखा है, इसको अपन यहाँ पे समझते पेपर पे। ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, ये एक मीनार है, ये लो ये, और इसकी छाया की लंबाई ये दोनों बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर लंब और आधार बराबर है, और जब लंब और आधार बराबर होते हैं तो थीटा का मान क्या होता है tan थीटा का मान, जब एक जो है भाई tan थीटा का मान एक किस पे होता है 45 डिग्री पे, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है ना, जब लंब और आधार समान हो तो जो थीटा है यहाँ पे वो 45 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो उसके केंद्र से निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है, इसको क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि अपन को वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल निकालना, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है उसका πr²। और यहाँ पे अपन को त्रिज्या दे रखी है 5, यानी रेडियस दे रखी है 5 दे रखी है। तो 22.7 22/7 गुना 5 गुना 5 रेडियस अपन ने रख दी। इसको सोल्व करो, देखो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 को किससे गुणा करेंगे 22 से, तो 25 को 22 से गुणा करो तो यहाँ पे आ जाएगा 10 4 और 1 5, 10 4 और 1 5, 0 550 आ गया। 550 में किसका भाग देना 7 का, ये अपने पास बन जाएगा 550/7। 550 में 7 का भाग दो तो 7 के पाड़े में 55 नहीं आता है, 49 आता है। कितनी बार 7 बार, फिर कितना बचा यहाँ पे 6 बच गया, फिर 8 बार आ गया 56, फिर 4 बच गया 0 लिखेंगे तो पॉइंट, 5 बार आ जाएगा 35। तो 78.5 क्या है अपने पास 78.5। तो इसकी क्या आ जाएगी 78.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आपको सीधा याद होना चाहिए, क्या होता है 4πr²। ठीक है, फिर है r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। ठीक है, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन आपको बताना है। तो आयतन क्या आ जाएगा अपने पास, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। ठीक है, नेक्स्ट अपना है आंकड़ों 4 10 5 9 12 इसका माध्य। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल मेथड लगाना है, इसमें अपन को सूत्र नहीं लगाना। माध्य कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ दो
और फिर जितनी ये संख्या उसका भाग लगा दो, 4, 10, 5, 9, 12 इनको जोड़ दो, फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसका भाग लगा दो, तो इसका आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका माध्य अपने पास इसको जोड़ के निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, इसका माध्य 8 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो ताश की गड्डी में रानी कितनी होती है, अपन ने पढ़ा ताश के अंदर 4 ग्रुप होते हैं, है ना, और हर ग्रुप में एक एक रानी होती है, तो यानी कि ताश की पूरे 52 पत्तों में कितनी रानी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, तो कितनी रानियाँ हो गई अपने पास, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 रानियाँ हो गई, और टोटल कुल कितने पत्ते हैं, 52, तो ये 52, इसकी प्रायिकता होगी 4/52, इसको 4 के पार्ट से कट करेंगे ना अपन तो ये बनेगा 1/13। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/13, यानी कि ऑप्शन बी। इस तरह से अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली जगह अपन को दे रखी, देखो समीकरण प्रणाली है x + 2y = 4 और 2x + ky = 3, इसका कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। इसमें देखो आपको क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले मैं समीकरण लिखता हूँ यहाँ पे। देखो मुझे दे रखा है कि x + 2y = 4 और दूसरी समीकरण है 2x + ky = 3। ठीक है ना, इस तरह से 2 समीकरण दे रखी है और हमें क्या रहेगा कि इसका कोई हल नहीं है। अब समीकरण का कोई हल नहीं होता मतलब वो जो रेखाएं होती हैं, जिन रेखाओं की ये समीकरण है, वो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। समांतर रेखाओं के जो समीकरण होते हैं उनके कोई हल नहीं होते, और समांतर रेखाओं की जो समीकरण है उनके अनुपातों का संबंध क्या होता है, उनके अनुपातों का संबंध इस तरह से होता है कि A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। इस तरह से समांतर रेखाओं के जो अनुपात हैं उनमें संबंध होता है। अब यहाँ पे देखो A1 कौन है, A1 है x का गुणांक, तो x का गुणांक है 1। A2 कौन है, इस दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 बराबर B1 कौन है 2 y का गुणांक, और इसमें B1 कौन है k इस y का गुणांक, और ये इसके बराबर नहीं है तो C1/C2 अपन नहीं लिखेंगे, अपन सीधा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस गुणा हो जाएंगे, वज्र गुणा हो जाएगा। यहाँ पे k को 1 से गुणा किया तो k, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी k का मान क्या आ गया अपने पास, 4 आ गया। तो इस पहली खाली जगह में अपन क्या कर देंगे, पहली खाली जगह में आपके क्या आ जाएगा, k का मान 4 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखो सर्वांग सम और समरूप की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। सर्वांग सम में जो होती है उनकी भुजाएं एक दूसरे पर संपाती होती है ना, एक दूसरे पर जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। यानी अगर एक डायग्राम को या एक ऑब्जेक्ट को अपन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं जो सर्वांग सम होता है, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट अपन को दिखता नहीं है। समरूप का मतलब है कि उनका आकार अपन को सेम दिखता है, यानी उनके माप चाहे कुछ भी हो, आकार जो है वो सेम दिखते हैं। तो वृत्त आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ होगा वो गोल ही, है ना, समान आकृति का, लेकिन उसका जो अमाप है, साइज है, वो अलग अलग हो सकता है। सर्वांग सम के अंदर साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, जब वो सर्वांग सम होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं अपने पास, समरूप होते हैं। इसमें क्या आएगा, समरूप। ठीक है। नेक्स्ट आपकी खाली जगह है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखो अभी मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पर अपन को त्रिज्या, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अपन ने लिखा है यहाँ पे πr²। ठीक है ना। अब त्रिज्या अपन को क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, पाई का मान रख दिया 22/7, त्रिज्या है 7 और आर का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुणा कर दो, तो एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करो तो 7 दूनी 14, फिर एक 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर है वॉल्यूम ओ आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन का सीधा सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है। इसके बाद लास्ट खाली जगह आपकी है कि यदि पी ए बराबर 1/2 है तो पी ए बार, यानी किसी पी ए का मतलब है किसी घटना के होने की प्रायिकता, और पी ए बार का मतलब है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। तो पी ए अपन को दे रखा है 1/2, तो पी ए बार क्या होगा, तो ये 1/2 है तो पी ए बार भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे कि एक सूत्र अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रायिकता के वाले चैप्टर के अंदर अपन ने एक सूत्र पढ़ा है कि पी ए प्लस पी ए बार किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को पी ए दे रखा है 1/2 और प्लस पी ए बार अपन को ज्ञात करना है, बराबर है इस 1/2 को उधर भेजेंगे तो 1 - 1/2, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो वापस क्या आएगा अपने पास, 1/2 ही आएगा। एलसीएम लेके घटाओगे ना तो वापस 1/2 ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ए बार का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। 26 और 91 का HCF आप ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है, ठीक है ना। इसमें आपको अपन को अलग अलग इनका जो है अभाज्य गुणनखंड करना होता है, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। 26 और 91 को करना है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे निकालेंगे 26 का, 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे तो 13, और 13 का देंगे तो 1, ठीक है। अब अपन को निकालना है 91 का। तो देखो 91 के अंदर किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 7 का जाएगा। तो 7 एकम 7, फिर 2 बचेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है ना। अब वापस इसमें किसका जाएगा, 13 का 1। तो अब यहाँ पे आपको लिखने 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 13, और यहाँ पे लिखने आपको 91 के क्या होते हैं, 7 गुणा 13। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन है, 13, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट हो गया। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे समीकरण लिखता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसके अपन को शून्य ज्ञात करने दो। देखो सबसे पहले 6 और एक्स स्क्वायर को गुणा करो तो 6x स्क्वायर, पहले पद को आखिरी पद से, बीच वाला पद कौन है, 5x। तो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, 3 और 2, है ना। इधर भी x इधर भी x, ये तो गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर भी 3x और 2x, इनको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। तो इसके अपने पास गुणनखंड क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन लो इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे कॉमन आएगा 2, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। इनको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर -3, इसके शून्य क्या आ गए, -2 -3, ठीक है। हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है AP 2, 7 और 12 इसका 13वां पद याद कीजिए। अभी मैंने आपको MCQs में करवाया था ये, है ना। अब बस वाले जो क्वेश्चन थे उसमें 10वां पद याद करना था। यहाँ पे अपन को A13 याद करना है। समीकरण अपन को दे रहे हैं, AP अपन को दे रखी है 2, 7 और 12। A का मान है 7, A का मान है 2, और D का मान है 7 माइनस 2 यानी कि 5, और 12 में 7 गया तो भी 5। तो A का मान 2 है, D का मान है 5। तो देखो अपन को क्या याद करना है, A13 याद करना है। तो A13 का सूत्र होगा A प्लस 12D। A का मान यहाँ पर अपन को दे रखा है 2, प्लस D का मान यहाँ पर है 5। तो 12 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो हो जाएगा 2 प्लस 12 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 12 पंजे 60, ये हो गया 60। A13 का मान क्या आ गया अपने पास, 60 और 2 कितने हो गए, 62। ये हो गया 13वां पद, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब अपन को दे रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है, चौथा क्वेश्चन, तो tan A का मान याद कीजिए। साइन ए बराबर, तो देखो इसको सिस्टमेटिक करते हैं अपन, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ये, ठीक है। साइन ए दे रखा है मुझे, साइन ए बराबर 3/4। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी, कौन सी, लाल बट्टा कक्का वाली, लाल कक्का। तो साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे होता है लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण दे रखा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा जिसमें अपन को लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4, ठीक है। अपन को टेन निकालना है। अब टेन क्या होता है, टेन होता है यहाँ पे साइन कोस टेन, लंब बटा आधार। तो लंब तो है अपने पास, आधार अपन को ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपन को आधार याद करना है तो लंब को उधर भेज देंगे, तो ये जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 6 और 1 7 बचेगा। 16 में से 9 गए तो 7 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार यहाँ से अपने पास आ जाएगा √7। आधार का मान क्या आ गया, √7 आ गया। तो ये √7 हो जाएगा। अब अपन को टेन याद करना है, टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, ट्रिक से लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर है 3, आधार है √7। तो टेन ए का मान आ गया 3/√7, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे बात समझ में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, अपन को ये बताना है। देखो एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक 5 मीटर की सीढ़ी है और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो ऊर्ध्वाधर, मैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दीवार बना देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दीवार बना दी सीधी,
ज़मीन के सहारे, और ये अपने पास ज़मीन है, ठीक है ना। इस ज़मीन पर एक सीढ़ी रख रहे हैं जिसकी ऊंचाई है 5 मीटर, ऐसे, ये इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है ना। और ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक जाती है, यानी ये जो दीवार है इसकी यहाँ तक कितनी ऊंचाई तक जो है सीढ़ी जा रही है, यानी अपन को ये ज्ञात करना है, ए और बी और ये सी। अपन को क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस तरह से त्रिभुज बनेगा, ए बी ज्ञात करना है अपन को। तो देखो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये दीवार है और ये ज़मीन है, और दीवार जो है वो ज़मीन पर 90 डिग्री के कोण पर ही होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब। तो अपन को देखो ऐसा त्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसके अंदर कर्ण के और लंब के अंदर जो है संबंध हो। तो कर्ण और लंब में किसमें संबंध होता है? साइन थीटा में, लंब बटा कर्ण होता है, या फिर कोसेक में कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पे 30 है, तो साइन 30 बराबर लंब का मान अपने पास है ए बी, कर्ण का मान है 5। अब साइन 30 का मान क्या होता है? तो 0 फिर 30 डिग्री, है ना। और साइन वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो 0 1/2 फिर 1/√2 √3/2 और एक इस तरह से साइन की टेबल होती है ना। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 0 के बाद 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। यहाँ पर अपन को दे रखा है ए बी बटा 5। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। वज्र गुणा कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा? ये 5 जो है वो 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये 5 बराबर 2 ए बी। अब ये 2 5 के भाग में चला जाएगा, तो 5/2 बराबर ए बी, और इस 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 2.5 मीटर, इस तरह से। तो ए बी। अब हम आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 अपन को दे रखी कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको किस तरह से करना आपको पेपर पे करते हैं अपन। देखो संख्या अपन को दे रखी है यहाँ पे 6, 72 और 120, ठीक है। इनका अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 का लगाएंगे 1 आएगा, 6 का हो गया। 72 का करो, देखो 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा? 36, फिर 2 का लगाएंगे तो 18, फिर 2 का लगाएंगे तो 9, फिर 9 में 3 का लगेगा 3 बार, 3 का लगेगा 1 बार। इस तरह से 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 120 के करेंगे तो 2 का लगाएंगे तो 60, फिर 2 का लगाएंगे 30, फिर 2 का लगाएंगे 15। अब इसमें 2 का लगेगा नहीं, तो 3 का लगाएंगे तो 5 बार, 5 का लगाएंगे 1। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3, ठीक है। अब अपन लिखेंगे 72 के, तो देखो इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो जो सेम सेम है उसको एक साथ लिख लो आप। पहले मैंने 1 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया। अब 2 बार 2 बचे हैं तो 2 बार 2 लिख दो यहाँ पे, और 1 बार 3 बचा है तो 1 बार 3 लिख दो, ठीक है ना। देखो 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, ऐसे कैसे 72 में है। फिर 120, तो 120 में 2 भी है और 3 भी है। अब 2 और 3 के अलावा देखो 2 और 3 मैंने लिख दिया, 2 बार 2 बचे हैं यहाँ पे, और गुणा 1 बार 5 बचा है। तो एचसीएफ लेने के लिए अपन को कॉमन देखना पड़ता है कि तीनों में कॉमन कौन है। तो एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा इसका, किसका? 6, 72 व 120 का एचसीएफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एचसीएफ और ब्रैकेट में 6, 72, 120, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 क्या होता है? ये 2 गुणा 3, ये दो ही चीज़ कॉमन है, तो अपन को एक एक बार लिखनी है यहाँ पे। 2 गुणा 3 क्या होता है? 6। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 6। अब अपन को एलसीएम याद करना है, तो यहाँ पर अपन ने अलग अलग किया था एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए आपको इसको एक साथ करना है, 6, 72 और 120 को। तो देखो यहाँ पे करेंगे अपन 6, 72 और 120 एक साथ लगाना है बात। तो देखो सबसे पहले 2 का लगेगा इसमें 3 बार, इसमें लगेगा 36 बार, और इसमें लगेगा 60 बार। फिर 2 का लगेगा तो 3 में लगता नहीं है, 3 एज इट इज आ गया, इसमें जाएगा 18 बार, इसमें जाएगा 30 बार। फिर 2 का लगेगा, 3 में लगता नहीं तो 3 ऐसा का ऐसा, 18 में लगता है 9 बार, और इसमें लगेगा 15 बार। अब 3 का लगेगा तो 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 3 का लगेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 5 वापस आ जाएगा, ऐसे कैसा। फिर वापस 5 का लगाएंगे अपन, ठीक है। तो 1, 1 और 1, इस तरह से। तो अब देखो एलसीएम क्या आएगा, तो अपन लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120, 672 और 120। इसका एलसीएम इन सबको लिख लो आप। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और
5। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 2 2 को गुणा किया तो कितना बन गया 8, 3 3 को गुणा करेंगे तो 9 बनेगा और 5, ठीक है ना। अब देखो 8 को 9 से करो तो 8 9 72 गुणा 5, 72 को 5 से गुणा करो तो 5 दूनी 10, हासिल में गया 5 7 35 और 1 36, 360। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 360। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। लघुत्तरात्मक का पांचवा क्वेश्चन हमको दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने अपन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके अपन को शून्य ज्ञात करने। तो देखो अब कैसे होंगे, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर और इस 3 को अपन लिख देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर वापस 3 बनेगा, है ना। तो अपन ने क्या करा है, 3 का चेहरा चेंज कर दिया है, शक्ल चेंज कर दी कि पहले ये 3 था, अब इसको अपन ने अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा वापस 3 बनेगा। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, बस अपन इसका चेहरा चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पर तो एक्स है और बी की जगह पे क्या है अंडर रूट 3, है ना। तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3। अब अपन इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, ए किस तरफ आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा अपने पास एक्स बराबर प्लस का अंडर रूट 3। तो इस तरह से इसके शून्य आ जाएंगे अपने पास, ये 2 शून्य आ गए, ठीक है ना। इतना सा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल ज्ञात करो। इनका अपन का हल निकालना है, ठीक है ना। हल कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये 2 समीकरण दे रखी है, 1 और 2। एक समीकरण में से अपन x या y का मान निकालेंगे और उसको दूसरे समीकरण में डालेंगे, तो अपने पास एक चीज़ का मान आ जाएगा। जैसे अगर अपन यहाँ से x का मान निकालेंगे, उस x का मान यहाँ रखेंगे तो इस समीकरण से y का मान आएगा, ठीक है ना। फिर y के मान को वापस समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इस तरह से अपन हल निकालेंगे इसका। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समीकरण अपन को दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरी अपन को दे रखी है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा, तो यहाँ से x का मान निकाल दूंगा मैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, इस तरह से, ठीक है ना। x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई, इसको अपन समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे देखो x का मान रखो 2, x का मान है 5 माइनस वाई, इस तरह से x की जगह पे क्या रख दिया 5 माइनस वाई, माइनस 3y बराबर 4, इस तरह से। 2 को 5 से गुणा किया तो 10, माइनस 2 को y से किया तो 2y और माइनस यहाँ पे 3y है ही है और 4, इस 10 को उधर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 माइनस 10। अब यहाँ देखो माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ओ देखो x का मान रखा था अपन ने 5 माइनस वाई आया था, ठीक है ना, माइनस 3y बराबर 4, x की जगह पे 5 माइनस वाई रख दिया अपन ने समीकरण 3 से। अब इस 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 2 को y से गुणा किया 2y, आगे वाली चीज़ एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो 10 को उधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया, तो 4 माइनस 10 हो गया, बचा क्या माइनस 2y माइनस 3y। अब ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो समान चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितने हो गए 5y और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। तो ये असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरफ जो था वो दोनों चिन्ह समान थे तो अपन ने जोड़ दिया, तो 3 और 2 5 हो गया, बड़ी संख्या के आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। इस तरफ ये 4 प्लस का था 10 माइनस का था, असमान चिन्ह है तो घटेंगे, तो 10 में से 4 घटाया 6 और बड़ी संख्या माइनस के तो आगे क्या लग गया माइनस लग गया। अब ये -5 जो है वाई के साथ गुणा में है, उसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो -6/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान आ गया अपने पास 6/5, ये आ गया अपने पास y का मान 6/5। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो,
किसी में भी रखोगे आपके पास x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे आसान कौन सी अपने पास, ये वाली देखो समीकरण 3, सीधा y का मान रखेंगे, 5 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करना है आपको, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 है अपने पास, x बराबर 5 माइनस वाई, तो यह आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5, ठीक है। तो x बराबर लस पे क्या आएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, है ना। 1 और 5 का लस पे 5, 1 का 5 में भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 5 का 5 में भाग लगाया, 5 का 5 में भाग लगाया 1 आया, ठीक है ना। और 1 को 6 से गुणा किया तो वापस 6 आ जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और बट्टे में कौन है 5, तो ये अपने पास x का मान आ गया 19/5। तो इस तरह से समीकरण का हल आपको निकालना है। x का मान है 19/5, y का मान है 6/5, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन उतना हो गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। हमें दे रखा है कि दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के तो EC का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना, ये छोटा है, देखो मैं आपके लिए इसके पेपर पे बना देता हूँ इस त्रिभुज को। त्रिभुज देखो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस तरह से। इस पॉइंट का नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, ठीक है ना। यहाँ पर एक रेखा जा रही है इस तरह से जिसका नाम है DE, ये रेखा है, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपके प्रश्नावली 6 का है, अध्याय 6 का क्वेश्चन है ये, समरूप त्रिभुज वाले, ठीक है ना। जिसके अंदर प्रमेय है कुछ इस प्रकार की कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली रेखा अगर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है तो ये जो रेखा है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक तो ये प्रमेय है। दूसरी प्रमेय है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली रेखा अगर दूसरी भुजा के समांतर है तो वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। ये दो प्रमेय इस तरह से है ना, एक दूसरे से मिलती जुलती है, एकदम उल्टा है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसको, एक में ये दे रखा है कि दोनों अगर मध्य बिंदु है तो तीसरे के समांतर हो जाएगी, और दूसरे में दे रखा है कि एक मध्य बिंदु और दूसरे के समांतर है तो तीसरे के मध्य बिंदु से मिलती है। इस तरह से है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को देखो AD का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, BD का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इस तरह से, और AE का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना। अपन को इसी का मान ज्ञात करना है, इसी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन को दिया हुआ है कि DE जो है वो समांतर है BC के, यानी कि जो DE है ये BC की क्या है, समांतर है, ठीक है। तो अपन जब वो प्रमेय का यूज करेंगे तो प्रमेय का यूज करने से मतलब प्रमेय का यूज किस प्रकार से करेंगे अपन, कि जब अपन को दे रखा होता है कि एक भुजा जो है दूसरे के समांतर हो, ठीक है ना, और ये मध्य बिंदु से मिल रही है, मध्य बिंदु से निकल रही है, तो तीसरा मध्य बिंदु होता है ना। तो इसको अपन बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है AD/BD ये AE/EC के बराबर होता है। त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होते हैं। इसको अपन बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो देखो अब इसको लिखना कैसे है, DE समांतर BC है तो आपको दिया हुआ है, अब आप यहाँ पे लिखोगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इस प्रमेय से क्या होगा, इसका जो अनुपात है यानी कि AD/BD ये बराबर होगा AE/EC के, इस तरह से, ठीक है। अब सीधा सीधा अपन को इसमें मान रखना है। देखो AD का मान अपन को दे रखा है 1.5 बटे BD का मान दे रखा है अपन को 3 बराबर AE का मान अपन को दे रखा है 1 सेंटीमीटर और EC का मान अपन को याद करना, तो यहाँ पे EC रख देंगे। देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लो, ये 1.5 है ना, इसमें इस पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा 3 के पास में। अब ये क्या बन गया, 15/30 बन गया। 15 के पहाड़े से इसको कट कर दो तो ये जाएगा एक बार, ये जाएगा दो बार, तो ये बन गया अब 1/2 बराबर 1/EC, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 यहाँ पे भाग में उधर जाएगा गुणा, ये इस यहाँ पे भाग में तो इधर आ जाएगा तो गुणा, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। EC को 1 से गुणा करेंगे तो वापस EC आएगा बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो EC का मान क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, और यही अपन को याद करना था, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8 अपन को दे रखा है कि दो बिंदुओं A
1,2 तथा B 4,5 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। अपन को सीधा सीधा दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन को दे रखा है A और B दो बिंदु है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। A के निर्देशांक आपके पास है 1,2 और B के निर्देशांक आपके पास है 4,5, ठीक है ना। ये 7वीं प्रश्नावली का प्रश्न है, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये है 1,2 4,5, तो ये निर्देशांक क्या होते हैं, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, इस तरह से। अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो अपन को देखो दूरी किसके बीच में निकालनी है, AB के बीच में, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से इसका सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे मान रखते हैं अपन AB बराबर अंडर रूट के अंदर x2 कौन है, x2 है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस x1 कौन है 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 5 माइनस y1 कौन है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 5 में 2 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या बन जाएगा ये 9 प्लस 9, इस तरह से। और 9 प्लस 9 क्या होता है 18, तो अंडर रूट के अंदर 18। अब इसको सोल्व करो, अंडर रूट 18 को, यानी 18 के बाद जो गुणनफल निकालो। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 18, 2 का भाग लगाएंगे 9 आएगा, 3 का लगाएंगे 3 आएगा, 3 का लगाएंगे तो 1 आएगा। तो 18 का क्या निकला अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB बराबर 18 की जगह अपन लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब वर्गमूल से 18 की जगह क्या लिख दिया अपन ने 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ से आया था अपने पास वर्गमूल, है ना, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो यहाँ पे जोड़ा किसका बनना, 3 का, तो 3 बार आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 और अंडर रूट के अंदर कौन है 2, तो 3 अंडर रूट 2। AB का मान क्या आ गया 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इकाई जो भी इसकी इकाई है सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको दे रखी हो आप लगा सकते हो, नहीं दे रखो तो आपको इकाई लिख देना यहाँ पे, इकाई, इस तरह से, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9। देखो हमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, चित्र बनाते हैं इसका। देखो अपन को क्या दे रखा है कि भूमि का एक बिंदु है, तो अपन मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है ना। मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु बोलते हैं फुट पॉइंट, जिस पर मीनार खड़ी होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन ये कोई मीनार है और ये इसका फुट पॉइंट है, यानी कि पाद बिंदु है जिस पर ये खड़ी है, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी है वो है 30 मीटर, 30 मीटर इसकी दूरी है, ठीक है। ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो प्रकार के होते हैं। उन्नयन कोण जिसमें हमारा सर ऊपर की तरफ रहता है, यानी कि इस तरह से, और अवनमन कोण जिसमें सर नीचे की तरफ रहता है, इस तरफ से, यानी कि अवनमन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है। तो उन्नयन कोण अपन को दे रखा है 60 डिग्री, इस तरह से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये अपन ने मीनार मानी थी, ये अपन को ज्ञात करनी है, इसको नाम दे देते देखो A B और C। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, ठीक है ना। AB ज्ञात करना अपन को, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है AB, AB मान लिया अपन ने मीनार की ऊंचाई को, ठीक है ना। भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, इसको अपन क्या माना BC, और अपन को दे रखी है कितनी है 30 मीटर, इस तरह से। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है ना। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये 30 मीटर है। अब अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कि AB ज्ञात करना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं अपन को पता है, यहाँ पे कौन सा लगाना है। तो देखो AB क्या है, देखो ये मीनार यहाँ पे खड़ी है, मीनार जमीन पर कितने डिग्री से खड़ी होती है 90 डिग्री से, है ना, एकदम सीधी होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा त्रिभुज के अंदर क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और तीसरी वाली भुजा आधार। अपन को लंब ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का लंब अपन को ज्ञात करना है, जो कि मीनार की ऊंचाई है।
और आधार अपन को दे रखा है, ठीक है ना। तो लंब और आधार ये अपन को दे रखा है, लंब अपन को ज्ञात करना है, आधार अपन को दे रखा है, तो अपन को लंब और आधार लेना है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोण में अनुपात में आता है, वो आपको पता चलेगा लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से। तो देखो लंब बटे आधार ये अपन को लेना है ना, ये किसका होगा, साइन कोस टेन का। तो अपन यहाँ पे त्रिकोण में अनुपात कौन सा लेंगे, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कौन है, ए बी, बटा आधार कौन है, बी सी, इस तरह से, ठीक है। अब थीटा का मान है 60 डिग्री, तो अपन लिख देंगे टेन 60 बराबर ए बी बटे बी सी का मान है 30। अब यहाँ पे टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा 30। ये 30 यहाँ पे भाग में, इसको इधर भेज दो तो गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30√3 बराबर ए बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ए बी बराबर 30√3 ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से। और ये सेंटीमीटर में मीटर में दे रखा था, तो ये मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 30√3 मीटर। और ये आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 30√3 मीटर, इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 10 अपन को दे रखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो अपन को एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैं यहाँ पे रफली बना लेता हूँ, आप इसको बनाने के लिए प्रकार का यूज करना है आपको, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा यहाँ पे, वृत्त, ठीक है ना। इसका त्रिज्य खंड मतलब इसकी त्रिज्या से बनने वाला खंड, तो ये इसकी त्रिज्या होगी। त्रिभुज के केंद्र को वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, ये भी इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है ना। इसका जो कोण है वो अपन को दे रखा है 60 डिग्री, और जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये अपना बन गया त्रिज्या खंड। इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ये ओ है, ये ए है, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, मान लो वाई दे दिया, और इसको नाम दे दिया बी। तो त्रिज्य खंड क्या बन गया, ओ ए वाई बी, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है ना। तो अपन मान लेंगे कि मानेंगे क्या, अपन को जो दे रखा है वो लिखेंगे अपन। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ये कर दो क्योंकि दो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, ओ ए और ओ बी। ये क्या है अपने पास, 6 सेंटीमीटर की है दोनों, ठीक है ना। फिर त्रिज्य खंड कोण, त्रिज्य खंड का कोण क्या दे रखा अपन को, 60 डिग्री। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्य खंड कोण, त्रिज्य खंड कोण, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये अपन को दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब अपन को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्य खंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। थीटा यहाँ पर अपन को दे रखा है 60 डिग्री बटे 360, ठीक है। पाई का मान देखो क्वेश्चन में तो अपन को कुछ दे नहीं रखा, तो अपन 22/7 रख सकते हैं यहाँ पे। तो 22/7 गुणा, और आर स्क्वायर मतलब 6 × 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6। अब इसको सोल्व करो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के बार से 36 जाएगा 6 बार, ठीक है। इस 6 से ये 1 कट गया। अब अपने पास क्या बचा यहाँ पे, अपने पास बचा 22 × 6/7। तो 22 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, हासिल में 1 चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 तेरह, 132/7। 132 में 7 का भाग लगाओ, तो देखो यहाँ पे लगाते हैं 132 में 7 का भाग, तो 7 के अनुसार 7 दूनी 14 होता है, तो एक बार ही जाएगा 7 बार, क्योंकि 14 तो बड़ा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर आगे 2 लिखेंगे। 62 है, तो 7 नाम होता है 63, बड़ा हो गया, 7 का पड़ा 8 बार बोलना पड़ेगा अपन को। तो 7 8 क्या होता है, 7 8 56, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पे 56 लिखेंगे। कितना बचेगा, 4 और 2 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर 60 नहीं आता, वापस 56 आएगा, कितनी बार, 8 बार। अब कितना बचेगा, 4, ठीक है ना। फिर 0 लिखेंगे, तो 7 के पड़े में 40 भी नहीं आता, 7 पंजे 35 आता है, 35। अब बचेगा 5, फिर 0 लिखेंगे तो 49, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या इनफ है, ठीक है। तो अपन को लिखना 18.85, ये क्षेत्रफल है, और सेंटीमीटर दे रखा तो यहाँ पे लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि
जब अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं ना, तो क्षेत्रफल में जो यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 132/7, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, इतना भी करके आप छोड़ सकते हो, भाग पूरा करोगे तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसको, यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं अपन पेपर को। अपन को दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, बेलन की त्रिज्या, तो अपन लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ये अपन को दे रखी है। फिर है बेलन की ऊंचाई, तो त्रिज्या आर से होती है तो आप यहाँ पे आर भी लिख देना छोटा सा। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से, वो अपन को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अपन को याद करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r। ठीक है, मान रखो यहाँ पे 2 पाई का मान है 22/7। क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि 3.14 रखना है तो ही रखना है, वरना 22/7 यूज करना है आपको। आर का मान है 5, फिर एच का मान है 14 और +5, इस तरह से। ठीक है, तब ये देखो कट तो रहा नहीं, तो 22 को 2 से गुणा करने के 44 हो जाएगी बटे 7 गुणा 5, और यहाँ पे 14 + 5 कितना हो गया, 19। ठीक है, इसको देखो अब वापस से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 44 गुणा 19 को 5 से गुणा कर दो, तो 19 को यहाँ से 5 से गुणा कर दो, 5 9 45, 4 5 5 और 4 9 95, कितना आ गया, 95 आ गया बटे 7। ठीक है, अब 95 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो इसको गुणा करो देखो 44 से, तो 5 को 4 से किया तो 5 चौक 20, 2 9 चौक 36, 36 और 2 38, गुणा वापस सेम है, तो 5 चौक 20, असल में 2 9 चौक 36 और 2 38, 0 8 8 और 3 कितने हो गए 11, असल 1 और 4, 4180 आ गया। 4180 में किसका भाग लगाना, 7 का, तो यहाँ पे 7 का भाग लगा दो। 7 के पहाड़े में 41 नहीं आता है ना, 7 में जो 35 होता है, 7 6 42 होता है, तो 5 बार क्या आएगा 35, माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, आगे लिखेंगे 8, 7 9 होता है 63, कितना बचेगा 5। ठीक है, आगे लिखेंगे 0, 7 7 होता है 49, कितना बचेगा 1, आगे मन से 0 लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया। 7 के पढ़े में 10 नहीं आता, एक बार आएगा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लिखेंगे, 7 चौक 28, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आ गई, यानी कि इसको भाग लगाने पर फाइनल आंसर अपने पास आ गया 597.14। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया अपने, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ गया, 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, देखो क्वेश्चन 12 अपन को दे रखा है कि दिए हुए बंटन का माध्यक जो है वो 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है वर्ग अंतराल की और बारंबारता की, इसमें अपन को x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि अपन को माध्यक दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो इसको अपन को किस तरह से करना है, पहले तो ये जो सारणी अपन को दे रखी है वो अपन लिख लेते हैं, 2 सारणी अपन को दे रखी है उसको पेपर पे लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन को यहाँ पे दे रखा है वर्ग अंतराल, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, तो माध्यक की जब अपन सारणी बनाते हैं तो अपन 3 कॉलम बनाते हैं, 2 अपन को क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, तो वर्ग अंतराल होता है ये क्लास इंटरवल जिसको अपन बोलते हैं CI, इसको बारंबारता को अपन F बोलते हैं, और यहाँ पर अपन एक और संचयी बारंबारता बनाते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, जिसको अपन CF बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो वर्ग अंतराल मुझे दे रखा है 0 से 10, फिर 10 से 20, 50 से 60 यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, अब अपन को बारंबारता दे रखी है, देखो 5x 20 15 y और 5, इस तरह से। अब अपन को CF बनानी, तो CF कैसे बनती है, तो ये 5 एज इट इज यहाँ पे आ जाता है, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x,
अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो ये 20 किस में जुड़ेगा, 5 में, तो ये बन जाएगा 25 प्लस एक्स। ठीक है ना। अब 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो ये 25 किस में जुड़ेगा, 15 में, तो ये हो जाएगा अपने पास 40 प्लस एक्स। अब ये इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, वाई जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरह से। और लास्ट में इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरह से। ठीक है। फिर यहाँ पर अपन जब इस पूरे एफ को जोड़ते हैं तो यहाँ पर अपन को एन का मान आता है, और एन का मान क्या होता है, हमेशा संचयी बारंबारता के लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। लास्ट वाले जो परिणाम होता है, प्रेक्षण जिसको अपन बोलते हैं, लास्ट वाला परिणाम प्रेक्षण होता है ना, इसके बराबर एन होता है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या है अपने पास, एन बराबर अपने पास आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरह से। ठीक है ना। और अपन को यहाँ पे माध्यक दे रखा है, क्या है, 28.5 अपन को माध्यक दे रखा है। अब अपन एन का मान निकालेंगे इसमें से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन का मान इसके अंदर अपने लिखा हुआ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन पेपर में। ये जो क्वेश्चन है आपका 13.3 प्रश्नावली का है, दूसरा क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर योग भी दिया हुआ है। ठीक है ना। एन का योग यहाँ पर टोटल अपन को दे रखा है 60, यानी कि यहाँ पर एन का योग दे रखा है 60 के अंदर। अब देखोगे तो आप, तो एन बराबर यहाँ पे 60 भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो अपन यहाँ पे 60 लेके चलेंगे कि एन का मान क्या है, 60। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये क्या होती है, बराबर होती है, यानी एन का मान यहाँ पे अपन रखेंगे 60। तो 60 बराबर क्या आ जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 इधर आएगा तो 60 माइनस 45 बराबर एक्स प्लस वाई, और 60 में से 45 गया तो 15 बराबर एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास बनेगी समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। 15 बराबर एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण 1 बनेगी अपने पास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब अपन को देखो इसके अंदर अपन को माध्यक दे रखा है, माध्यक, माध्यक क्या है 28.5। तो देखो 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, यानी ये जो 28.5 है कौन से अंतराल के अंदर आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 0 से 10 के बीच में 28 आ गया क्या, तो 28 नहीं आता 0 के 10 में बीच में। 10 से 20 के बीच में भी नहीं आएगा। 28 किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो ये जो अपना है, ये 28 से 30 के बीच, ये अपना बनेगा माध्यक वर्ग, ये। ठीक है। माध्यक वर्ग जिसकी जो निम्न सीमा होती है वो एल का मान होता है। ठीक है। ये आपका एफ का मान होगा, और इसका जस्ट ऊपर वाला जो प्रेक्षण होता है ये आपका सी एफ का मान होगा। ठीक है। इस तरह से अपन माध्यक ज्ञात करते हैं। अब अपन लगाते हैं माध्यक का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ गुणा एच। तो देखो अपने पास एल का मान आ गया, एफ का मान आ गया, सी एफ का मान आ गया, और एन का मान भी अपने पास है। क्या बचा, एच का मान। एच मतलब अंतराल, यहाँ पे जो अपन को वर्ग अंतराल दे रखा है, इन दोनों में अंतराल कितने का, 0 से 10 में कितने का अंतराल है, 10 से 20 में। तो यहाँ पे अंतराल यानी गैप कितने का चल रहा है, तो अपन देखेंगे 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से 20 में भी 10 का गैप है, इनका अंतर जो है वो 10 है। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एल बराबर अपने पास 20 है, एफ बराबर भी 20 है। ठीक है ना। सी एफ बराबर अपने पास 5 प्लस एक्स है। इस तरह से आप अलग लाइन में इनको लिख सकते हो। एच बराबर अपने पास क्या है, 10, इस तरह से। ठीक है ना। मैं आपको ऐसे यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग लाइन में एकदम सिस्टमेटिक लिखोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल का मान अपने पास आया है 20 प्लस एन बटा 2 यानी कि 60 बटा 2 आएगा यहाँ पे, माइनस सी एफ का मान है 5 प्लस एक्स बटे एफ का मान है 20। ठीक है ना। और इसको गुणा करना एच यानी कि 10 से। ठीक है। अब देखो ये गुणा हो रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो अपने पास बचेगा 20 प्लस 60 बटा 2 होता है 30। ठीक है। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। तो 5 जो है वो माइनस का बन जाएगा, और एक्स भी किसका बन जाएगा, माइनस का। यानी माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर वाली संख्या, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है। तो 5 भी यहाँ पे प्लस करा तो माइनस का हो गया, एक्स भी प्लस करा तो माइनस का हो गया, और बटे में कौन है, 2 है, इस तरह से। ठीक है। अब देखो इधर इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है, माध्यक भी दे रखा है। तो यहाँ पर माध्यक का मान भी अपन रखेंगे 28.5, 28.5 और 28.5, इस तरह से माध्यक का मान भी रखेंगे। इधर अपने पास क्या है, 20 प्लस 30 में से 5 गए तो 25 माइनस एक्स बटा 2, इस तरह से। अब ये 20 यहाँ पे प्लस का है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 28.5 माइनस 20। इधर अपने पास बचा 25 माइनस एक्स बटा 2। अब 28.5 में से 20 को घटाओ, तो 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8.5 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 25 माइनस एक्स बटा 2। अब यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 8.5 गुणा 2 बराबर
25 माइनस एक्स, इस तरह से 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा 17, बराबर में है अपने पास 25 माइनस एक्स। अब ये एक्स माइनस का है, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 17 प्लस का, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्स को अपन को प्लस का बनाना ना, इसलिए अपन एक्स को इस तरफ ला रहे हैं, तो एक्स इस तरफ आ गया, 25 तो अपनी जगह पर ही है, और 17 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। तो जिनकी पोजीशन चेंज हुई उनके चिन्ह चेंज हो गए, ठीक है ना। तो एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा 25 माइनस 17, 25 में से 17 घटाओ कितना बचेगा, तो 3 इधर और 5 इधर, 8 बचेगा। तो एक्स का मान क्या आ गया, 8, ठीक है। अब अपन को वाई का निकालना है, तो समीकरण 1 से वाई का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 एक्स प्लस वाई बराबर 15, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी कि एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स का मान है अपने पास 8 प्लस वाई बराबर 15, इस 8 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, वाई बराबर 15 माइनस 8, और वाई का मान क्या आ जाएगा अपने पास, वाई बराबर 15 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 5 और 2 7, इस तरह से। तो एक्स का मान आ गया अपने पास 8 और वाई का मान आ गया 7। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना आपको, ठीक है ना। दो सारणी अपन को दे रखी होती है, सी आई की और एफ की, वर्ग अंतराल को अपन सी आई बोलते हैं, सी एफ अपन को बनानी पड़ती है। उसके अंदर माध्यक दे रखा था तो माध्यक का मान अपन ने रखा है, ठीक है ना। और एन का मान भी यहाँ पे दे रखा था, क्वेश्चन पेपर में एन का मान नहीं दे रखा टोटल, वो दिया हुआ आता है। जब भी एक्स वाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके अंदर एन का मान भी दे रखा होता है, माध्यक भी दे रखा होता है, और एक्स वाई का मान वो पूछते हैं, तो उसको इस तरह से करना आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या और एक विषम संख्या। देखो प्रायिकता का क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, यहाँ पे लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखोगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर, तो एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 6 आते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से कुल परिणाम 6 है। और वो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, एक अभाज्य संख्या, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, एक अभाज्य संख्या। तो एक पास्य पर कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी, इसमें से देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कितनी हुई, 3 हुई। कौन कौन सी, 2 3 और 5, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो गए, अतः अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम अपने पास क्या आ गए, 3 आ गए, ठीक है ना। तो अब अपन प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता किसकी, प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की, एक अभाज्य संख्या, प्रायिकता ऑफ, इस तरह से आपको लिखना है, अभाज्य संख्या ब्रैकेट के अंदर आपको क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ब्रैकेट का, इसका मतलब है पी फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता ऑफ, ब्रैकेट का मतलब है ऑफ या की, किसकी, एक अभाज्य संख्या की। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 3/6। अब इसको 3 के पावर से कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे पासे पर 2 व 6 के बीच की संख्या, के बीच की संख्याएं। तो देखो पासे पर 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो ये 2 है, ये 6, इनके बीच में 3 4 5, 3 संख्या आ रही है। कितनी आ रही है, 3 संख्या। कौन कौन सी, 3 4 और 5, है ना। इसने ये नहीं बोला है कि 2 और 6 को इंक्लूड करना है, 2 और 6 को शामिल नहीं करना, 2 और 6 के बीच में देखना अपन को। 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 4 5, टोटल 3 संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो गए। तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे अतः अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। कुल परिणाम तो अभी 6 ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये इसी का दूसरा क्वेश्चन है, तो कुल परिणाम तो 6 ही रहेंगे जो पासे को एक बार फेंका है वो, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम अब क्या हो गए अपने पास, 3 हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से, 3 4 5। तो अब हम प्रायिकता निकाल देंगे, प्रायिकता आ जाएगी, अतः प्रायिकता किसकी, 2 व 6 के बीच की संख्या, 2 व 6 के बीच की संख्या,
इसकी क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यानी कि 3 बटा कुल परिणाम यानी कि 6। तो वापस से क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं अपन इसी का। तीसरा क्वेश्चन है, एक विषम संख्या आने पर, तो अपन लिखेंगे पासे पर विषम संख्या, पासे पर कुल विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो पासे पर विषम संख्या कौन कौन सी, देखो 6 संख्या होती है पासे पर, 1 2 3 4 5। इसमें विषम कौन कौन है, 1 3 और 5। ये भी 3 ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 संख्या है, कौन कौन सी, 1 3 और 5। ये 3 परिणाम है जो विषम संख्या है। तो अतः अनुकूल परिणाम क्या बन गया अपने पास, वापस से अनुकूल परिणाम 3 आ गया। अतः अनुकूल परिणाम ये भी क्या आ गया, 3, है ना। अब अपन प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता किसकी, एक विषम संख्या की, एक, तो ब्रैकेट में आपको लिखना एक विषम संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो वापस ये क्या बन गया, 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन।